आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे रजिया के पतन के बाद की स्थिति के विषय में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रजिया और अल्तुनिया, इन दोनों को कैथल के पास विद्रोहियों द्वारा मार दिया गया था। इसके बाद के इतिहास के विषय में आज हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। मुइजुद्दीन बहराम शाह इसका जो शासन है रजिया के पतन के बाद 1240 से 1242 ईस्वी तक था। रजिया के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उसमें एतगीन की प्रमुख भूमिका थी, लेकिन बाद में बहराम शाह ने एतगीन की हत्या करवा दी। एतगीन की हत्या से जो तुर्की अमीर थे उनको बहराम शाह के ऊपर अविश्वास हो गया और उन्हें लगा कि ये धीरे धीरे सभी प्रमुख व्यक्तियों को अपने रास्ते से हटाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए तुर्की अमीरों द्वारा मुइजुद्दीन बहराम शाह के विरुद्ध विद्रोह करके इनकी हत्या कर दी गई, इन्हें रास्ते से हटा दिया गया। इसके बाद जो अगला व्यक्ति शासक बना वो था अलाउद्दीन मसूद शाह। ये 1242 से 46 ईस्वी तक शासक रहे अलाउद्दीन मसूद शाह। प्रारंभ में इन्होंने अपने जिन तुर्की अमीरों ने इसका सहयोग किया था और इसे गद्दी पे बैठाया था उनको बड़े बड़े पुरस्कार दिए, उनके प्रति विनम्र रहा। लेकिन धीरे धीरे साम्राज्य की समस्याओं, जो सीमांत प्रदेशों की विद्रोह की समस्या थी, अमीरों की समस्या थी, उनको नियंत्रित करने में अलाउद्दीन मसूद शाह असफल रहा। परिणाम स्वरूप ये एक विनम्र स्वभाव का था, लेकिन समस्याओं पर नियंत्रण करने और निराकरण करने दोनों में असफल रहने के कारण ये भोग विलास की तरफ चला गया। परिणाम स्वरूप इसके खिलाफ भी विद्रोह हुआ और उस विद्रोह का नेतृत्व किया था बलबन ने शांतिपूर्वक चुपचाप अलाउद्दीन मसूद शाह को रास्ते से हटा दिया। इसे कारागृह में डाल दिया गया, जहां कालांतर में इसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को अपने रास्ते से हटाने के बाद नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। नासिरुद्दीन महमूद
ये 1246 से 1200, हाँ 66 से 66 ईस्वी तक ये सुल्तान बना रहा नासिरुद्दीन महमूद। अब इसके समय की अगर हम प्रमुख बातों का उल्लेख करें, बलबन के उल्लेख के बिना सल्तनत का जो इतिहास है वो अधूरा रहेगा। बलबन एक दास था प्रारंभिक रूप से, और बलबन भी इलबारी जनजाति का था। बलबन का अस्तित्व हमें रजिया सुल्तान के समय से दिखाई देने लग जाता है, और इल्तुतमिश द्वारा जो चारगान या चालीसा मंडल जो गठित किया गया था, बलबन इस चालीसा मंडल का सदस्य था। और ये जो रजिया सुल्तान से लेकर के नासिरुद्दीन महमूद तक सुल्तानों का जो आना और जाना थोड़े थोड़े समय के लिए लगा हुआ था, तो इस दौरान की जो घटनाएं हुई, इनमें चालीसा मंडल का प्रभाव ज्यादा था। सुल्तानों के पदस्थापित करने और उन्हें पदच्युत करने, पद से गिराने और पुनः दूसरे किसी व्यक्ति को सुल्तान बनाने की ये जो प्रक्रिया है, इसको चालीसा मंडल के द्वारा ही क्रियान्वित किया गया। अगर ये चालीसा मंडल अपने में से किसी व्यक्ति को नेता चुनता, तो पहले ही बलबन से पहले ही चालीसा मंडल का कोई सदस्य सुल्तान बन चुका होता, बिना किसी वंशानुगत परंपरा के। इल्तुतमिश के वंशजों को छोड़ करके चालीसा मंडल का कोई व्यक्ति सुल्तान बन जाता। लेकिन जानते हैं सभी, वही आपसी फूट और वैमनस्य और एक दूसरे को नीचा दिखाना या दूसरे के प्रभुत्व को स्वीकार न करना, ये जो प्रवृत्ति थी तुर्की अमीरों की, जो घमंड था उनके अंदर, अहम था, उसकी वजह से इनमें से कोई व्यक्ति सुल्तान नहीं बन पाया। तो बलबन का प्रादुर्भाव रजिया के समय ही हो गया था, और रजिया के खिलाफ जो विद्रोह किया गया था लास्ट में, उस विद्रोह में भी बलबन की भूमिका थी। और उसके बाद की जो गतिविधियां हुई हैं, उनमें भी बलबन की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई थी। और बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाने और नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाने में तो बलबन की प्रमुख भूमिका थी। इसलिए सुल्तान बनते ही नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को पुरस्कृत करना शुरू किया और इसे उलूग खां की उपाधि दी गई। इसको दी गई ये उपाधि, बलबन को दी गई उलूग खां की उपाधि। और इसके साथ साथ नायब मुमलकत की उपाधि भी बलबन को दी गई नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। उलूग खां की जो उपाधि है, इसकी विशेषता थी, ये उपाधि एक बार में एक ही व्यक्ति को दी जाती थी। एक बार में एक से अधिक व्यक्ति को उलूग खां की उपाधि नहीं दी जाती थी। अब नायब मुमलकत का मतलब कि सुल्तान के बाद दूसरा व्यक्ति, सुल्तान के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था, दूसरा जो महत्वपूर्ण पद होता था, वह नायब का होता था। नायब का मतलब होता है उप। इसे एक तरीके से उप सुल्तान जैसी स्थिति का पद माना जा सकता है। तो नायब मुमलकत के रूप में बलबन की नियुक्ति नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा की गई और उलूग खां की इसे उपाधि दी गई। और इस पद पर रहते हुए ही
बलबन ने कई सैनिक अभियान किए, कई सराहनीय कार्य किए थे, जिससे बलबन की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और कालांतर में बलबन स्वयं सुल्तान के पद पर स्थापित हुआ। इस पद पर रहते हुए बलबन द्वारा किए गए जो कुछ प्रमुख अभियान थे उनके बारे में देखते हैं। बलबन के प्रयास या कार्य या अभियान के रूप में हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। कार्य बलबन ने कुछ प्रमुख कार्य किए थे, जिनमें से एक था जो उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र है, पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र में बलबन द्वारा किया गया अभियान कार्य। बलबन ने पश्चिमोत्तर की तरफ सैनिक अभियान भी किया और मंगोलों के प्रभाव को, आक्रमण को भी रोकने का बलबन ने प्रयास किया था। और बलबन की कूटनीति ही थी कि मंगोल भारत पर प्रत्यक्ष आक्रमण नहीं कर पाए और उनको बलबन ने एक तरह से पंजाब से अलग दूर रखने में अपनी कूटनीति की सहायता में सफल रहा। बलबन ने सैनिक अभियान किए थे, लेकिन प्रत्यक्ष युद्ध करने से भी मंगोलों से बचा था वो। तो ये बलबन का एक प्रमुख सराहनीय कार्य था। जो गंगा घाटी, गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, दोआब का क्षेत्र, इस दोआब के क्षेत्र में दोआब का अभियान करेंगे इसको। दोआब के क्षेत्र में भी कई सारे विद्रोह उठ खड़े हुए थे और एक जिनको दबाना आवश्यक हो गया था। और विशेषकर दोआब में जो विद्रोह हो रहे थे वो हिंदू सरदारों के द्वारा किए जा रहे थे। और दलाकी और मलाकी, दलाकी और मलाकी नाम के दो हिंदू सरदार थे, जिन्होंने शाही चौकियों पर भी हमला किया, काफी नुकसान पहुंचाया, लूटमार करते थे। तो इनके दमन का काम बलबन ने वजीर के रूप में जब वो था तब किया। कटेहर का भी अभियान किया था, विद्रोह का दमन किया था बलबन ने। जो कटेहर का मतलब जो वर्तमान बरेली वाला जो क्षेत्र है, जिसे रुहेलखंड कहा जाता था। इसके अलावा अन्य राजपूतों के विरुद्ध भी बलबन का अभियान हुआ था। इस समय तक बुंदेलखंड के चंदेल जो राजपूत थे, उन्होंने धीरे धीरे काफी क्षेत्रों पर अपना कब्जा हासिल कर लिया था और तुर्की सैनिकों का अधिकार नाम मात्र का रह गया था वहां पर। उनके खिलाफ भी बलबन ने अभियान किए थे। ग्वालियर के खिलाफ अभियान किया बलबन ने। और बघेल राजपूत, बघेल सरदार जो कालपी से लेकर के और ये इलाहाबाद से
लेकर रीवा का जो क्षेत्र है, जिसे बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, तो उस क्षेत्र के बघेल सरदारों ने भी अपने आप को स्वतंत्र व्यवहार किया था और वो चंदेलों के खुद को चंदेलों के अधीन मानते थे। तो उनके विरुद्ध भी बलबन ने अभियान किए। रणथंभौर पर 3 अभियान किया था बलबन ने, अजमेर पर, लेकिन राजपूत सरदारों के विरुद्ध बलबन द्वारा इस समय जो किया गया अभियान था, इन अभियानों की कोई विशेष सार्थकता नहीं निकली। बलबन ने अभियान तो किए, लेकिन उसका कोई महत्वपूर्ण परिणाम, निष्कर्ष वह नहीं निकाल सका और इन क्षेत्रों पर राजपूत सरदारों के अधिकार बने रहे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया ही, चाहे वो अजमेर हो, रणथंभौर, मेवाड़, जोधपुर, जैसलमेर, बुंदेलखंड, बघेलखंड, यहाँ के राजपूतों ने अपनी शक्ति का धीरे धीरे विस्तार किया। बलबन ने अभियान तो किए, लेकिन उनको दबाने में वह सफल नहीं हो पाया बलबन। बलबन का जो अगला अभियान था वह था मेवात का। ये दिल्ली और अलवर के मध्य का जो क्षेत्र है उसको मेवात कहा जाता है। तो जो मेवाती थे, इन्होंने भी विद्रोह कर रखा था और शाही चौकियों पर हमले करने लग गए थे, लूटमार करते थे। तो मेवातियों के विद्रोह को भी दबाने का, रोकने का, उनको सीमित करने का प्रयास बलबन द्वारा किया गया। तो इस तरह से देखें तो एक वजीर के रूप में बलबन ने कई सारे अभियान किए और धीरे धीरे अपने प्रभुत्व को, अपने महत्व को बनाए रखा। रेहान नाम का एक धर्म परिवर्तित, हिंदू धर्म से मुस्लिम बना व्यक्ति था। नासिरुद्दीन महमूद के समय इसका अस्तित्व आता है और ये धीरे धीरे अपनी शक्तियों में वृद्धि करता है और इतना आगे बढ़ जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब के पद से हटा दिया और रेहान की नियुक्ति नायब के पद पर कर दी गई थी। कालांतर में पुनः नासिरुद्दीन महमूद ने रेहान को नायब के पद से हटा करके दोबारा फिर से बलबन को नायब के पद पर नियुक्त किया था। तो इस तरह देखें तो बलबन ने अपनी निष्ठा, अपनी स्वामी भक्ति, जबकि अन्य तुर्की जो सरदार थे उन्होंने बलबन को उकसाया था नासिरुद्दीन महमूद के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। जब नायब के पद से हटाया गया तो बलबन को हांसी का सूबा जागीर के रूप में मिला हुआ था और बलबन से कहा गया था कि अब तुम हांसी चले जाओ। तो बलबन ने चुपचाप सुल्तान की आज्ञा मान ली थी, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया था। सुल्तान के प्रति अपनी निष्ठा उसने प्रदर्शित की थी बलबन ने। तो इस तरह एक वजीर के रूप में बलबन का जो प्रारंभिक कार्य था, प्रयास था, इसने बलबन की प्रतिष्ठा को, उसकी ख्याति, उसके मान में बढ़ोतरी की, उससे बढ़ाया। और जब नासिरुद्दीन महमूद का देहावसान हो गया, इसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद बलबन को सुल्तान पद पर शोभित होने का अवसर प्राप्त हुआ। बलबन की अन्य कार्यों और उपलब्धियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।